हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सेस। ठीक है, तो बॉडी एक्सेस का कैसे इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है वो हम पढ़ेंगे। एम्फीबियर और ड्रोसोफिला में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है अभी, और ऑर्गेनाइज़र का भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज़र को भी मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको, है ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो दोबारा भी पूछ सकता है। और अगर आपको कनेक्ट करना है मेरे साथ तो आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप डिस्कशन वाला है और ये आपका चैनल का लिंक है। मतलब आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए मेहनत करने का, और इसी तरह से अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिलते रहें और आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मेरा मोटिव तो यही है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको करके दूं, लेकिन उसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं लेक्चर। चलो वही तो हेडिंग देंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे AXES लिखा है। ठीक है, तो मतलब प्लूरल है। तो एक एक्सिस की बात नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा एक्सिस फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, या तो आप खुद बताओ ऑर्गेनिज्म बनेगा, या तो उसको आप किस एक्सिस में डिवाइड कर सकते हो कि भाई ये एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, है ना, या बोल सकते हो कि ये डोर्सल वेंट्रल हो गया, मतलब इधर से वेंट्रल इधर से डोर्सल, या बोल सकते हो कि ये लेफ्ट हो गया राइट हो गया, है ना। तो ये बस कुछ दो तीन एक्सिस होती हैं आपकी। तो इसमें से प्रोबेबल क्वेश्चन आपका डोर्सो वेंट्रल जो ड्रोसोफिला में होता है, और एंटीरियो पोस्टीरियर जो सॉरी डोर्सोवेंट्रल जो एम्फीबियन में होता है, और एंटीरो पोस्टीरियर जो आपका ड्रोसोफिला में होता है। तो यही हम पढ़ेंगे डिटेल में बस। ठीक है, तो क्या क्या करने जा रहे हैं हम इस टॉपिक में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन, मतलब जब ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो उसमें बॉडी में कुछ एक्सिस बनती है। तो एक्सिस आपकी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस बन सकती है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस बन सकती है। अगर आपको गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबिया याद है तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि डोर्सल और वेंट्रल कैसे वहाँ पे बन रहा था, है ना। तो हमने वहाँ पे बताया कि जिस साइड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा था वो वेंट्रल सरफेस था, और अपोजिट साइड से आपका डोर्सल बन रहा था। तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे एम्फीबियंस में। और ड्रोसोफिला का नहीं हमने पहले कुछ पढ़ा है, तो इसमें एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस कैसे बनेंगे, नहीं ये भी हमने पढ़ा है। मोर्फोजेंस अगर आप याद करो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे बाइकोइड और हंच बैक mRNA वगैरह मैंने बताया था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस बनाने में कैसे कैसे उनका रोल होता है। तो वो सब हमारा ड्रोसोफिला में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे कि द ओवरऑल बॉडी प्लान ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो, द ओवरऑल बॉडी प्लान of an organism can be defined by three major axes. ठीक है, that helps in that helps in patterning during embryogenesis. ठीक है, तो इसमें आपका हो गया डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, लेफ्ट राइट एक्सिस। तो ये दो हमारे, इन दो को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस ड्रोसोफिला में कैसे हो रही है। सो पहले हेडिंग दो कि दी दो ड्रोसोफिला एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन। एंटीरो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ठीक है भाई, तो ड्रोसोफिला में एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस कैसे आपका बन रहा है। तो आप एक चीज़ बताओ, जब आपका जो ड्रोसोफिला है, आपका ड्रोसोफिला के बारे में ज़्यादा हम जानते नहीं हैं क्योंकि हमने ड्रोसोफिला के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो उसी हिसाब से हम इसको करेंगे टॉपिक को। तो ड्रोसोफिला का बेसिकली होता क्या है कि जब ड्रोसोफिला, मान लो ये आपका ड्रोसोफिला का जो एग था, जो ऊ साइड था, ठीक है, तो ये ऊ साइड कुछ ऐसा था दिखने में। तो इस ऊ साइड से ही आपका हमें पता चलेगा, इसी में सब चीज़ें होंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, कि यही आपका बताएगा कि बताओ इधर से एंटीरियर बनाना और इधर से पोस्टीरियर बनाना। तो वो चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिखो पहले कि द एंटीरियो पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो, द ये आपका ऊ साइड से निकल के आ रही है ना, तो इसी यही पॉइंट हमको लिखना है कि जब जो भी आपका एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा ड्रोसोफिला में, वो आपका उसका ओरिजिन जो है वो आपका उसके एग से है। समझ गए। और इसमें चार तरह के जो mRNA हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनका नाम, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस
इस ओ साइट में या इस एग में एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये 2-3 पॉइंट हम लिख के फिर उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो लिखो द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, द एंटीरो पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो या लार्वा एंड अडल्ट, ठीक है, इसका हो चाहे इसका हो चाहे अडल्ट का हो, हैज़ इट्स ओरिजिन इन द एंटीरो पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ द एग, ठीक है। तो जो एग है या ओ साइट, उससे हमारा पता चल रहा है। ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ mRNAs जिनको हम मैटरनल mRNA बोल रहे हैं, जो मदर की बॉडी में बनेंगे, वो आपका डिसाइड करेंगे कि क्या फेट होगा इस ओ साइट का। तो लिखो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटरनल mRNAs प्रोड्यूस बाय द मदर ओवरीज, मदर की जो ओवरी हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, विच इनकोड्स द ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल रेगुलेटरी प्रोटीन, विच एनकोड्स द ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स के मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बेसिकली 4 मैटरनल mRNA होते हैं, 4 मैटरनल mRNAs, ठीक है। तो 4 क्या क्या है आपके, एक होता है बाइकॉइड, एक होता है आपका हंचबैक, एक होता है आपका काउडल और एक होता है आपका नैनोस, ठीक है। तो ये जो 2 हैं ऊपर वाले, दे आर क्रिटिकल फॉर दी हेड एंड थोरैक्स फॉर्मेशन, क्रिटिकल फॉर हेड एंड थोरैक्स फॉर्मेशन। तो कैसे हेड एंड थोरैक्स का फॉर्मेशन होगा वो ये डिसाइड करेंगे। जो कॉर्डल और नैनोस हैं, ये आपका जो एब्डोमिनल सेगमेंट है ना, जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, तो वो उसमें हेल्प करेंगे। तो क्रिटिकल फॉर एब्डोमिनल सेगमेंट्स, बेसिकली ये इंटीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये पोस्टीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ गए। तो ये है, तो हमने देख लिया 4 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसका जो ये एक ओ साइड से कैसे इसमें आपका हंचबैक आएगा, कैसे काउडल आएगा और कैसे कैसे चीज़ें होंगी, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा ऊपर करके लिख लो पहले, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, समझ गए। तो वो अगले पेज पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें। चलो, तो यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लो मैं आपका ये ओ साइड बना देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द ओ साइड ऑफ दिस ड्रोसोफिला, ठीक है। 2 बनाता हूँ, एक तो ये हो गया आपका, ये इधर से, चलो कोई नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये आपकी 2 मैंने ओ साइड बना दी। सो दीज आर ओ साइड एग। तो होगा क्या कि इसमें पूरे, ये मान लो एंटीरियर रीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपका पोस्टीरियर रीजन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एंटीरियर रीजन में आपका हंचबैक mRNA जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या आपका हंचबैक RNA, ठीक है। और जो पोस्टीरियर रीजन है वहाँ पर पूरे में आपका जो ये है आपका काउडल RNA जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो क्या है, पहले स्टेप में पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब अभी एंटीरियर पोस्टीरियर की बात नहीं हो रही है, अभी इसको मत लिखो तुम एंटीरियर पोस्टीरियर को। अभी ये समझ लो कि जो पूरा का पूरा ओ साइड है वहाँ पर पूरे में हंचबैक RNA भी है और पूरे के पूरे में आपका काउडल RNA भी है, ठीक है। इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब होगा क्या अगले स्टेप में, ये जो एक सेकेंड रुको, हाँ, तो ये जो आपका हंचबैक RNA पूरे में फैला हुआ है और काउडल आपका पूरे में फैला हुआ है, तो अगले स्टेप में क्या होगा कि जो जो 2 और RNA आपके जैसे बाइकोइड और नैनोस RNA जो हैं वो आपके एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे ऑपोजिट एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इस वाले में, ये आपका वो साइट है, ठीक है। तो मान लो इधर से इंटीरियर बनना है, तो यहाँ पर आप कलर चेंज, तो यहाँ पर आपका ये दिस इज बाइकोइड mRNA, और इसी तरह से यहाँ पर आपका पोस्टीरियर साइड में जो आपका नैनोज RNA है वो आपका
एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में लिखेंगे, साथ साथ लिखते भी चलो, फिर बाद में क्या आप लिखोगे। तो पहले लिखो, इस स्टेप में लिखो कि हंचबैक आरएनए एंड काउडल आरएनए आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऊ साइट। लिखो, हंचबैक आरएनए एंड काउडल आरएनए आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ऊ साइट। ठीक है, पहले स्टेप में आप यहाँ पे लिखो, फिर ये डायग्राम बना लोगे। सेकेंड स्टेप में आप लिखोगे कि आफ्टर ट्रांसलेशन, सॉरी अब ट्रांसलेशन तो अभी हुआ ही नहीं, लिखो कि आफ्टर दैट द बाइकोइड एंड नैनोस, बाइकोइड एंड नैनोस आरएनए एक्यूमुलेट एट द अपोजिट एंड। ये इस साइड है, तो ये आपका इस साइड है, मतलब यहाँ पे पोस्टीरियर यही है। मैं एक ही में नहीं बना रहा हूँ, अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ। तो ये मैं आपका इंटीरियर के लिए लेके चलूँगा और ये मैं आपका पोस्टीरियर के लिए लेके चलूँगा। ठीक है, तो आप लाइन लिखेंगे आफ्टर दी, अरे जो इसके बाद जो भी है आपका बाइकोइड एंड नैनोज mRNA एक्यूमुलेटेड एट दी अपोजिट एंड्स ऑफ दी ऊ साइट। तो ऊ साइट के अपोजिट एंड पे वो एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे उसी में, मैं खुद ही लिख देता हूँ, बाइकोइड एंड नैनोज mRNA accumulates at the opposite ends of the U site। ठीक है, U साइड के opposite end पे accumulate हो जाएंगे। और कैसे accumulate होंगे, ऐसे accumulate होंगे कि anterior region में आपका क्या हो जाएगा, आपका anterior region में बाइकोइड हो जाएगा और posterior region में आपका ये आ जाएगा, नैनोज आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सेकेंड स्टेप। देन आपका आता है थर्ड स्टेप। अब ये जो बाइकोइड mRNA है और नैनोज है, अब इनका ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन होने के बाद क्या होगा, इनसे प्रोटीन बनेगा ना। तो नैनोज प्रोटीन बनेगा और बाइकोइड प्रोटीन बनेगा। तो नैनोज और बाइकोइड प्रोटीन बनने के बाद ये पूरे में आपका ऐसे मतलब पूरे में आपका फैल जाएगी। तो तीसरे स्टेप में होगा, देखो ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपका मान लो इस रीजन तक आपका ये, चलो ये आपका बाइकोइड प्रोटीन है। ठीक है, बाइकोइड प्रोटीन आपका, और थोड़ा थोड़ा आपका इधर तक, मतलब ऐसे ऐसे भी इधर उधर भी पहुंच गया, बट मेनली आपका इसी रीजन में एक्यूमुलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाइकोइड प्रोटीन। तो ये आपका ऊ साइड से, अब जब इसका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये ब्लास्टोडम में हो रहा है। क्या है ये आपका ब्लास्टोडम, ये आपका ब्लास्टोडम स्टेज आ गई। ठीक है, तो उसी तरह से आप पोस्टीरियर में भी बना लो। ठीक है, तो पोस्टीरियर में आपका क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर में आपकी हो जाएगी दिस नैनोज प्रोटीन। ठीक है भाई, नैनोज प्रोटीन, और थोड़ी थोड़ी जो है ऐसे भी आ जाएगी। तो अब क्या होगा, ये हुआ आपका थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में लिख लो आफ्टर ट्रांसलेशन, आफ्टर ट्रांसलेशन, क्योंकि इनका ट्रांसलेशन हुआ ना जो ये दोनों थे। तो आफ्टर ट्रांसलेशन रिजल्टिंग प्रोटीन डिफ्यूज टू फॉर्म ग्रेडियंट्स। ठीक है, ग्रेडियंट बना देंगे आपका हाई टू लो कंसंट्रेशन वाला, है ना। और उसकी वजह से तो क्या ग्रेडियंट क्या बनाएंगे, विद बाइकोइड कंसंट्रेशन इन द एंटीरियर रीजन एंड नैनोज इन द पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, सो दैट इज द थर्ड स्टेप। देन आपका फोर्थ स्टेप में क्या होगा, मैं ऊपर कर देता हूँ। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब ये जो बाइकोइड प्रोटीन है आपका, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो अब ये क्या करेगा, एंटीरियर जो एक्सिस है ना आपका, एंटीरियर एक्सिस में, ये एंटीरियर एक्सिस में आपका जो काउडल आरएनए है ना, उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देगी, क्योंकि काउडल आपका पोस्टीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस बाइकोइड प्रोटीन विल प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ काउडल आरएनए इन द एंटीरियर रीजन। तो जैसे काउडल का एंटीरियर रीजन में ट्रांसलेशन रोक देगा, वैसी नैनोज प्रोटीन जो है वो हंचबैक जो आरएनए है उसका ट्रांसलेशन पोस्टीरियर वाले रीजन में रोक देगी। ठीक है, तो आपका पोस्टीरियर रीजन में ब्लास्टोडम, सॉरी पोस्टीरियर रीजन में आपका हंचबैक का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा और एंटीरियर रीजन में आपका काउडल का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये लिखेंगे फोर्थ स्टेप में कि बाइकोइड प्रोटीन क्या करेगी, प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ काउडल आरएनए इन एंटीरियर रीजन। ठीक है, और जो आपकी दूसरी वाली है ये नैनोज प्रोटीन जो है, दिस प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ हंचबैक आरएनए इन पोस्टीरियर रीजन।
ठीक है। तो इस तरह से एंटीरियर रीजन में आपका, जैसे मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर इस वाले रीजन में आपका नो काउडल, और इस वाले रीजन में, इस वाले में नो हंचबैक। ठीक है भाई, क्योंकि पोस्टीरियर रीजन में इन्होंने इनको होने ही नहीं दिया। सो दैट इज़ द फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि जो हंचबैक आपका, हंचबैक तो आपका इंटीरियर में ही होगा ना, तो हंचबैक जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा, मतलब हंचबैक प्रोटीन बनाएगा, वो एंटीरियर रीजन में बनाएगा, और जो काउडल होगा वो आपका पोस्टीरियर रीजन में बनाएगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि हंचबैक प्रोटीन जो है वो एंटीरियर रीजन में एक्युमुलेट होने लग जाएगी, और काउडल प्रोटीन जो है वो आपका पोस्टीरियर उसमें रीजन में एक्युमुलेट होने लग जाएगी। ठीक है, तो दैट वुड बी द फिफ्थ स्टेप। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि जो हंचबैक और काउडल प्रोटीन आपका, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेंगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जीन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि एंटीरियर रीजन में जो जीन्स होंगे ना एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये हम होम्योटिक जीन्स में हम पढ़ेंगे। जब हम होम्योटिक जीन्स टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर होम्योटिक जीन्स होते हैं कि एंटीरियर रीजन में आपका बाइथोरेक्स रीजन के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ आपके एंटीना वाले रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहाँ से हम वो देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या करेंगे इस स्टेप में कि हंचबैक और काउडल प्रोटीन जो बनेगी वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेंगी, और वो जो सेल डिफरेंशिएशन होना है ना एंटीरियर रीजन या पोस्टीरियर रीजन में, उनके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनका वो रेगुलेट करेंगी। ठीक है, तो दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप, और बस फिर उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप और लिख लो। देखो फिफ्थ स्टेप, hunchback RNA is translated into protein in the anterior region of the embryo। ठीक है, तो ये तो हंचबैक के लिए हो गया। फिर वैसे ही काउडल RNA is translated into protein in the posterior region of the embryo। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आगे वाला रीजन है आपका, इस वाले रीजन में आपका है ये यहाँ पे, और इसमें आपका इस वाले रीजन में यहाँ पे। सो दिस वुड बी द हंचबैक प्रोटीन, दिस वुड बी द काउडल प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे एपिथेलियम बना लेना, इसमें एपिथेलियम सब में बना लेना जो अभी तक हमने बनाई है। अच्छा, ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप। सिक्स स्टेप में आपको बता दिया मैंने कि वो आपका जीन को रेगुलेट करेंगे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो लिख लो हंचबैक एंड काउडल प्रोटीन, हंचबैक एंड काउडल प्रोटीन act as transcription factor to regulate the genes for differentiation of the anterior and hunchback and caudal acts as a transcription factor to regulate the genes for differentiation। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए तो अब मैं बोलूँ अगर फॉर एंटीरियर रीजन, तो एंटीरियर रीजन के लिए आप बोलोगे कि हंचबैक। ठीक है, और फॉर पोस्टीरियर रीजन के लिए तो आप बोलोगे कि सर काउडल। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो आपका बनेगा तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एंटीरियर रीजन में उसका सेगमेंट फॉर्मेशन होने लग जाएगी। यहाँ पे होम्योटिक जीन भी अपना रोल प्ले करेंगे, वो हम होम्योटिक जीन में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही आपका पोस्टीरियर रीजन में भी सेगमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी। सो दीज आर एंटीरियर रीजन सेगमेंट्स एंड दीज आर पोस्टीरियर रीजन सेगमेंट्स। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन ऑफ द ड्रोसोफिला। क्लियर है, वेरी गुड। अब इसके बाद हम देखते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस डिटर्मिनेशन इन फ्रॉग्स। चलो भाई, तो हेडिंग देंगे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन या डिटर्मिनेशन इन एम्फीबियंस। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ कि क्या क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के बारे में डिटर्मिनेशन जो होना है एम्फीबियंस में, उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है स्पीमैन का।
ठीक है। ये मैंने गैस रिलेशन में जानबूझ के आपको नहीं बताया था, इसका नाम नहीं बताया था, उसने जो चीज़ यूज़ करी थी वो भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं चाहता था आपको डेवलपमेंटल एक्सेस में वो चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तो स्पीमैन जो था उसने क्या कहा, उसने बोला कि जैसे मतलब जैसे ड्रोसोफिला में क्या होता है कि एक लोकलाइज डिटर्मिनेंट्स है ना, कि मतलब ये सेगमेंट इससे बनेगा, ये सेगमेंट इससे बनेगा। बट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें ऐसा क्यों नहीं होता है? इसने बोला कि मान लो जैसे आपका ये था, अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंट आपको बाद में बताऊंगा, बस मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली क्या है यहाँ पे। तो इसने बोला कि यहाँ पर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है इस ब्लास्टुला में या अर्ली गैस्ट्रोला में, जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, इन सेल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। तो उनका इंटरेक्शन होता है और उसी इंटरेक्शन से आपका इनका डेवलपमेंट जो होता है, मतलब फर्दर क्या डेवलपमेंट होने वाला है एम्ब्रियो में, वो रेगुलेट किया जाता है। तो इनके डेवलपमेंट को उसने बोला रेगुलेटिव डेवलपमेंट। क्या बोला? रेगुलेटिव डेवलपमेंट। रेगुलेटिव डेवलपमेंट क्यों बोला? क्योंकि जो नेबरिंग सेल्स है, मतलब इसके बाजू बाजू में जो सेल्स हैं, वो इसका जो फेट है, मतलब इसका जो जो फेट होने वाला है, वो डिपेंड करता है नेबरिंग सेल्स के जो इंट्रैक्शन है उसके ऊपर। समझ गए? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो स्पेसिमेन बोल रहा हूँ, स्पीमेन जो था, इसने जो जो ये नेबरिंग सेल से जो इंटरेक्टिव जो इंडक्शन है, बेसिकली जो एक नेबरिंग सेल दूसरी सेल को इंड्यूस कर रही है कुछ परफॉर्म करने के लिए, उसको इसने नाम दिया ऑर्गेनाइजर। क्या नाम दिया? ऑर्गेनाइजर। उसने बोला कि ये जो इंडक्शन हो रहा है, ये जो सिग्नल्स मिल रहे हैं नेबरिंग सेल से कि इस वाली सेल को क्या करना है, वो वही आपका फाइनली ऑर्गेनिज्म जो है उसको ऑर्गेनाइज करेगा कि भाई कहाँ पर डोर्सल एक्सिस बनेगी, कहाँ पर वेंट्रल एक्सिस बनेगी। सो दैट इज़ द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर। तो ये ऑर्गेनाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछ दिया, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कराना चाहूँगा, है ना। अदरवाइज मैं इसको नहीं कराता, ऑर्गेनाइजर के बारे में नहीं बताता मैं ज़्यादा आपको, बट अब थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि पूछ दिया। ठीक है, पूछ दिया तो दोबारा भी पूछ सकता है। तो ऑर्गेनाइजर दिमाग में रखना। तो ऑर्गेनाइजर क्या है? कुछ नहीं है, बस जो नेबरिंग सेल से जो इंडक्टिव इंट्रैक्शंस हो रहे हैं ना, उसको स्पीमैन ने ऑर्गेनाइजर का नाम दे दिया। और ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है पूरा फिनोमिनन। कैसे कैसे होगा वो तो मैं भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन का, और फिर स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट है वो भी बताऊंगा। उसके अलावा स्पीमैन एंड मैन गोल्ड करके है, स्पीमैन एंड मैन गोल्ड एक्सपेरिमेंट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, स्पीमैन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, है ना, 3-4 एक्सपेरिमेंट करे हैं। वो आपके काम के यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा उनको, क्योंकि वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जैसे CSIR वाले होते हैं ना, वो लोग पढ़ते हैं, वो बहुत डीप में चला जाता है। हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा कि ऑर्गेनाइजर कहाँ से कंसेप्ट ये लेकर आए और कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। कुछ कन्फ्यूजन रहेगी नहीं आपको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब ऑर्गेनाइजर अपना रोल प्ले करने लग जाएंगे, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस होने लग जाएगी, फिर क्या क्या चीज़ें होंगी वो आगे के लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो आप कि जो मैंने अभी बोला आपको वो हिंदी में लिखो, सॉरी इंग्लिश में लिखो उसको सबसे पहले, ठीक है। तो लिखो वर्टिब्रेट्स एक्सिस, लिखो वर्टिब्रेट्स एक्सिस डू नॉट फॉर्म फ्रॉम localized determinants in various blastomeres एज इन ड्रोसोफिला, ठीक है भाई। तो पहले तो हमने बता दिया कि जैसे ड्रोसोफिला में होता है वैसे वर्टिब्रेट्स में नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिख लो कि वर्टिब्रेट में होता कैसे है, तो यहाँ पे लिखो दे अराइज प्रोग्रेसिवली थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ, क्या हमने बोला, सीक्वेंस ऑफ इंट्रैक्शंस किसके बीच में? बिटवीन दी नेबरिंग सेल्स, ठीक है। और उसके डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप लिख लो कि एम्फीबियन एक्सिस फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ठीक है भाई। कैसे मतलब कैसे उनका डेवलपमेंट होगा वो आपका, हम उसको बोलते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट। तो रेगुलेटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक लाइन में इसके बारे में लिख लो कि अ सेल फेट इज डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द नेबरिंग सेल्स, ठीक है। लिख लो रेगुलेटिव डेवलपमेंट के बारे में कि सेल्स फेट इज डिटरमिन्ड बाय इंट्रैक्शन बिटवीन, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला वही लिखवा रहा हूँ, इंट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल्स, ठीक है। और उस टाइप के इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। सच इंट्रैक्शन
इज कॉल्ड या आर कॉल्ड इंडक्शंस। ठीक है भाई। तो हमने देख लिया कि एक सेल दूसरी सेल जो नेबरिंग सेल होती हैं आपस में दूसरे को इंडक्शन करती हैं और इंडक्शन करने की वजह से उनका डेवलपमेंट रेगुलेट होता है, तो दैट इज़ वाई हमने उनको रेगुलेटेड डेवलपमेंट बोला और ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है। अब एक लाइन स्पीमैन के बारे में लिख लो कि द डिस्कवरी ऑफ सच इंटरैक्टिव इंटरेक्शंस, जो हमने यहाँ पे लिखा ना इंटरैक्टिव इंटरेक्शन, डिस्कवरी ऑफ दीज इंडक्टिव interactions discovery of these inductive interactions which are responsible for which were responsible for amphibian axis formation was demonstrated by Spearman, SPEMANN। ठीक है। and he called these inductive interaction organizer, he called them organizer। लाइन लिख लेना, he called these inductive interactions as organizer। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा पहली बात। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे चल रहा है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस का। ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस ऑफ डोर्सोवेंट्रल डिटर्मिनेशन इन एम्फीबियन। ठीक है भाई। तो देखो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है, मतलब कैसे चीज़ें होंगी थोड़ा मोलिकुलर लेवल पे जाके भी है। तो मैं इसको पहले ना थोड़ा सा आपको एक फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होंगी। मतलब नाम नहीं बताऊँगा पूरा, बट एक फ्लो चार्ट से थोड़ा सा दिमाग में रह जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन हुआ था, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर रोटेशन हुआ, उसका 30 डिग्री रोटेशन होता है ना। याद करो गैस्ट्रुलेशन एम्फीबिया। भाई गैस्ट्रुलेशन एम्फीबिया का लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, उसी का कंटिन्यूएशन एक तरह से है, तभी आपका पता चलेगा कि एक्सिस फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। समझ गए। तो वो प्लीज़ देखो जाके। तो यहाँ पर आपका रोटेशन हुआ, रोटेशन होने की वजह से जो DSH प्रोटीन है, जो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे आपका यहाँ पे जो ये मोलिक्यूल्स पड़े थे ना, जो मैंने वहाँ पे लिखवाया था कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फेट ऑफ द डोर्सल एक्सिस, तो ये आपका मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये DSH जो है, ये जो DSH है, ये स्टेबलाइज, ये DSH प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, ये स्टेबलाइज कर देती हैं बीटा कैटेनिन को। क्या कर देती हैं? स्टेबलाइजेज बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन प्रोटीन पड़ी हुई होती है यहाँ पे। तो ये सिर्फ डोर्सल एक्सिस में पहुँचती है और डोर्सल एक्सिस में बीटा कैटेनिन जो वो होती है आपका बीटा कैटेनिन प्रोटीन, उसको स्टेबलाइज कर देती है। और बीटा कैटेनिन प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डोर्सल एक्सिस फॉर्मेशन। ठीक है। ये मैं भी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। अभी आप समझ लो फर्टिलाइजेशन हुआ, रोटेशन हुआ, रोटेशन होने की वजह से DSH प्रोटीन जो थी ये डोर्सल एक्सिस में पहुँच गई और उसने बीटा कैटेनिन प्रोटीन जो यहाँ पर पड़ी थी उसको स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब क्या होगा कि एंटीरियर वाले रीजन में जो ये है वेंट्रल वाला रीजन और ये डोर्सल वाला रीजन, तो डोर्सल वाले रीजन में बीटा कैटेनिन प्रोटीन नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको दो चीज़ें बताता हूँ, एक वेंट्रल बताता हूँ, एक आपका डोर्सल बताता हूँ। ठीक है। तो डोर्सल में तो बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है, वेंट्रल में बीटा कैटेनिन प्रेजेंट नहीं है। समझ लो जो मैंने आपको यहाँ पे बोला। तो अब होगा क्या कि जो वेंट्रल साइड है ना आपका, जो वेंट्रल साइड है यहाँ पर एक तो बीटा कैटेनिन प्रेजेंट नहीं है, तो बीटा कैटेनिन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये आपका वेंट्रल एक्सिस बनेगी। एक तो रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न मतलब स्पीमन एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा, और स्पीमन एक्सपेरिमेंट जो है उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन में आपका रेस्पॉन्सिबल होंगी, जैसे BMP हो गया, है ना, और WNT इनहिबिटर जो हैं वो सब हो गया। तो बेसिकली वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। और जो डोर्सल एक्सिस फॉर्मेशन है, इसके फॉर्मेशन के लिए जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीटा कैटेनिन जो है, बीटा कैटेनिन, इसका जो प्रोसेस होगा आगे, प्रोसेस मतलब ये पूरा प्रोसेस बताएगी कि बीटा कैटेनिन जो है धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें बनाएगी। जैसे बीटा कैटेनिन क्या होगी, बीटा कैटेनिन जो है वो TCF के साथ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है, इसके साथ मिलके आपका वो बनाएगी सियामोइस प्रोटीन। ये रफ फ्लो चार्ट है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए ना हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो ये आपका सियामोइस प्रोटीन बनाएगी, और ये जो बीटा कैटेनिन है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो जो TCF है वो आपका सियामोइस प्रोटीन नहीं बना पाएगा यहाँ पे, तो सियामोइस प्रोटीन यहीं पे बनेगी। फिर इस सियामोइस प्रोटीन से क्या होगा, इस सियामोइस प्रोटीन से आपका गूस्कोइड प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी? गूस्कोइड प्रोटीन। और ये गूस्कोइड प्रोटीन क्या करेगी, ये एक्टिवेट करेगी
दिस गूस्कोइड प्रोटीन एक्टिवेट द जीन्स इन ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स में कुछ जीन्स होंगे, उनको ये गूस्कोइड प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट करेगी। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कि इनको ये एक्टिवेट करेगी, और फिर इसकी वजह से आपका डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने कोशिश करी है कि सिंपल आपको बताऊं कि फर्टिलाइजेशन होगा, रोटेशन होगा, डीएसएच प्रोटीन बनेगी, वो स्टेबलाइज करेंगे बीटा कैटेनिन प्रोटीन को, जो आपकी डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, इस साइड में प्रेजेंट है, जितने भी न्यूक्लियाई हैं इनके सेल्स के सब में प्रेजेंट है। वेंट्रल में प्रेजेंट नहीं है तो वेंट्रल एक्सिस बनेगी। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो यहाँ से आएंगी आपका। तो डोर्सल एक्सिस में आपका बीटा कैटेनिन है, तो वो क्या करेगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सारा। फिर वो टीसीएफ फैक्टर के साथ मिलकर सियामोइस प्रोटीन बनाएगी। सियामोइस प्रोटीन के बाद गूस्कोइड प्रोटीन बनेगा। गूस्कोइड प्रोटीन जब बन जाएगी तो वो ऑर्गेनाइजर्स के अंदर जो जीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देगी, और ये ऑर्गेनाइजर्स के जो जीन होते हैं ये आपका डोर्सल एक्सिस फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है इतना? वेरी गुड, फटाफट इसको करते हैं आप। चलो भाई, सो प्रोसेस ऑफ डोर्सोवेंट्रल एक्सेस एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा था, सबसे पहले हमारा ये एग पड़ा हुआ था एम्फीबियंस का। ठीक है, तो हमने ऐसे देखा, ये एनिमल पोल था आपका जिसमें कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म हमने बोला, और ये आपका वेजिटल पोल था। ठीक है, यहाँ पर आपकी डीएसएच प्रोटीन्स पड़ी हुई थी, जो मैंने मोलिकुलर पिछले लेक्चर में बोला था, अब उनका नाम डीएसएच हो जाएगा। ठीक है, डीएसएच और जीबीपी और बहुत सारे WNT11, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट डीएसएच लिख लो आप। ठीक है, तो ये सब होता है। तो मैंने आपको बताया था इस साइड से स्पर्म आएगा, तो स्पर्म आएगा तो इसमें स्पर्म एंट्री लेगा, एंट्री लेते ही क्या हो जाएगा, इसका रोटेशन हो जाएगा। याद करो, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रोटेशन हो जाएगा, तो ये कुछ आपका ऐसे हो जाएगा, 30 डिग्री रोटेशन हुआ। तो ये आपका जो एरिया बना इसको हमने बोला ग्रे क्रीसेंट एरिया, और ये जो डीएसएच प्रोटीन थी आपकी वो अब यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें क्लीवेज होगा। क्या होगा, इसमें क्लीवेज होगा। ठीक है, तो एक एक लाइन लिखते भी चलो साथ साथ। पहले लिखो कि लिखो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन या ऐसे लिखो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एम्फीबियन एग लीड्स टू द रोटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। लिखो यहाँ पे द प्रोसेस, पहला पॉइंट लिखो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एम्फीबियंस leads to the rotation of cytoplasm। ठीक है, साइटोप्लाज्म का रोटेशन हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप लिखो कि दिस रोटेशन, जो रोटेशन हुई है, दिस रोटेशन एक्सपोजेस द ग्रे क्रीसेंट एरिया। ठीक है, ग्रे क्रीसेंट एरिया को एक्सपोज कर दिया। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखो कि ग्रे क्रीसेंट एरिया इज रिच इन डीएसएच प्रोटीन। तो डीएसएच प्रोटीन भी आपका यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस एरिया इज रिच इन डीएसएच प्रोटीन। ठीक है, तो 3 पॉइंट ये हो गए। फिर मैंने आपको बोला कि डीएसएच प्रोटीन जो है, ये मैं आपको आप चाहे 2 पॉइंट में लिख लो, चाहे तो ऐसे फ्लो चार्ट में बना लो, आपकी इच्छा है तो फ्लो चार्ट में बना लो। दिस एरिया इज रिच इन डीएसएच प्रोटीन। ठीक है, तो डीएसएच प्रोटीन में रिच है। दीज डीएसएच प्रोटीन helps in stabilizing the ये बीटा कैटेनिन प्रोटीन कहाँ है, प्रेजेंट इन डोर्सल साइड ऑफ द ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला के डोर्सल साइड में। ये मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई, मैंने डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये ब्लास्टोसील है जो हमारा अर्ली कैस्ट्रुलेशन में क्या हो रहा था। तो यहाँ पे जो ये डोर्सल साइड है, ठीक है, मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि जिस साइड से स्पर्म एंट्री लेता है वो आपका वेंट्रल होता है और उसके अपोजिट वाला डोर्सल होता है। ठीक है, तो डोर्सल साइड में बीटा कैटेनिन प्रोटीन प्रेजेंट है हर सेल के न्यूक्लियाई में, लेकिन वेंट्रल साइड में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो बीटा कैटेनिन प्रोटीन इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द डोर्सल सेल्स ड्यू टू कॉर्टिकल रोटेशन। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अब क्या होगा, एंड दिस बीटा कैटेनिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंपॉर्टेंट फॉर द डोर्सल एक्सिस फॉर्मेशन। समझ गए? अब क्या होगा, दिस बीटा कैटेनिन प्रोटीन इट विल कंबाइन विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। दिस बीटा कैटेनिन प्रोटीन combines with the
विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, उसका नाम है TCF3। इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ ये बाइंड कर जाएगी, ठीक है। और जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगी, अभी डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, तो उस जब ये बाइंड कर जाएगी तो बाइंडिंग के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलेंगे बीटा कैटेनिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और वो कॉम्प्लेक्स आपका जो आपका DNA है वहाँ पर जो प्रोमोटर होंगे उन पे जाके बाइंड करेगा। उनमें कुछ जीन्स होते हैं जैसे सियामोइस जीन होते हैं, उनको एक्टिवेट करेगा। लेकिन अकेले जो TCF है ना, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ पहले बना के, समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसे, देखो मान लो ये आपका, या मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ वरना टाइम लगेगा। देखो भाई, ये जो वेंट्रल साइड है, इसका जो भी DNA होगा उसमें क्या होगा कि जो TCF प्रोटीन है, ठीक है, इसके पास TCF प्रोटीन तो है, ये सब ये जो है ये आपका TCF प्रोटीन है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मतलब थ्रू आउट द DNA प्रेजेंट है। बट ये जो TCF प्रोटीन है ये अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक इनके ऊपर आपका ये बीटा कैरोटीन, ये आपका बीटा कैटेनिन, जब तक इनके ऊपर बीटा कैटेनिन प्रोटीन आके एक्ट नहीं करेंगी तब तक इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सियामोइस जीन है, इस प्रोमोटर रीजन में सियामोइस जीन बैठे हुए हैं, ये रिप्रेस्ड है, मतलब इनका एक्टिवेशन नहीं होगा जब तक यहाँ पर इनको बीटा कैटेनिन नहीं मिलेगी। तो इस रीजन में तो बीटा कैटेनिन है ही नहीं वेंट्रल वाले में, तो इसलिए ये रिप्रेस्ड ही रहेंगे, इनका मतलब एक्टिवेशन होगा ही नहीं, तो कोई ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। लेकिन जो पोस्टीरियर वाला रीजन है उसमें आपको इनको बीटा कैटेनिन प्रोटीन मिल जाएगी, तो इनका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सियामोइस जीन एक्टिवेटेड, तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर उसका सियामोइस प्रोटीन बन गया। तो फ्लो चार्ट याद करो, मैंने आपको बोला था बीटा कैटेनिन और TCF का कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वहाँ से सियामोइस प्रोटीन बनेगा। तो वो कैसे बना, वो ऐसे बना। अभी सियामोइस प्रोटीन से आपका गूस्कोइड प्रोटीन बनेगा, वो मैं आगे बताता हूँ। तो पहले आप यहाँ पे लिख लो, जो हम इसको हमने छोड़ा था, लिखो कॉम्प्लेक्स ऑफ बीटा कैटेनिन एंड TCF3 it binds to the promoter, ये प्रोमोटर वाला रीजन है, ठीक है, प्रोमोटर ऑफ सियामोइस जीन्स, ठीक है। यहाँ पर सियामोइस जीन प्रेजेंट है इस प्रोमोटर रीजन में, ठीक है। तो यह हो गया आपका। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ बीटा TCF बाइंड्स टू द प्रोमोटर ऑफ सियामोइस जीन टू एक्टिवेट द जीन्स, ठीक है, इन जीन्स को एक्टिवेट कर दिया। और यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लो कि अलोन TCF3 इनहिबिट्स द सियामोइस जीन ट्रांसक्रिप्शन। अलोन, यहाँ पे लिख लो, अलोन TCF3 इनहिबिट्स द सियामोइस जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये आपको दिख रहा है ना, अकेला तो ये नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आपका ये यहाँ पर रिप्रेस्ड है और यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया क्योंकि इनको बीटा कैटेनिन प्रोटीन मिल गया। समझ गए इतनी बात, वेरी गुड। तो हम ये कर क्यों रहे हैं, मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट में बता चुका हूँ कि डोर्सल एक्सिस बनाना है तो ये उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी आपका डोर्सल एक्सिस आपकी फॉर्म होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने बना लिया सियामोइस प्रोटीन बना लिया। अब ये सियामोइस प्रोटीन जो होगी ये बाइंड करेगी आपका गूस्कोइड जीन्स के साथ, और गूस्कोइड जीन्स के साथ बाइंड करके आपका गूस्कोइड प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। और फिर उससे गूस्कोइड प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट करेंगे ऑर्गेनाइजर्स के जीन को, और फिर आपका डोर्सल एक्सिस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये आगे लिखते हैं हम, ठीक है भाई। तो ये देखो फर्दर DNA के स्ट्रक्चर पे जो सियामोइस प्रोटीन है फिर से आगे बाइंड करी, तो यहाँ पे जो इनहिबिटर बैठा था उसने इसको एक्टिवेट कर दिया, मतलब इनहिबिशन को हटा के गूस्कोइड जीन जो थे वो एक्टिवेट हो गए, इसके बराबर में गूस्कोइड जीन थे, फिर इनका ट्रांसक्रिप्शन हुआ और आपका गूस्कोइड प्रोटीन बन गई, ठीक है। तो ये हुआ आपका। तो लिखो जो फ्लो चार्ट बन रहा था उसमें लिखो कि द सियामोइस प्रोटीन binds with the promoter of गूस्कोइड जीन, ठीक है। गूस्कोइड जीन के प्रोमोटर से बाइंड करेगी और इसको एक्टिवेट कर दिया फिर इसने, एंड एक्टिवेट्स द गूस्कोइड जीन, ठीक है भाई। गूस्कोइड जीन जो थे उनको एक्टिवेट कर दिया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ गूस्कोइड जीन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिवेटिंग ऑफ द न्यूमरस जीन रेस्पॉन्सिबल। तो यही पॉइंट लिख लो कि दिस गूस्कोइड जीन, ये जो गूस्कोइड जीन है इससे गूस्कोइड प्रोटीन जो बना, सो प्रोडक्ट ऑफ यहाँ से लिख लो गूस्कोइड प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेटिंग numerous genes
रिलेटेड टू डोर्सल स्पेसिफिकेशन। ठीक है भाई, डोर्सल स्पेसिफिकेशन के लिए बेसिकली इट एक्टिवेट्स ऑर्गेनाइजर। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजर में कुछ जीन्स होंगे, उनको एक्टिवेट करेगी। समझ गए? तो ये हमारा जो प्रोसेस हो रहा है, ये आपका कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा उसमें जाके समझते हैं, डिजिटल उसमें समझते हैं कि वहाँ पे और कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। ठीक है, चलो। तो देखो भाई, इसमें देखो कि ये आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पहले स्पर्म आया यहाँ पे, ये आपका एनिमल पोल है, ये आपका वेजिटल पोल है, यहाँ पर आपकी डीएसएच प्रोटीन पड़ी हुई है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब स्पर्म एंटर कर गया तो इसका कॉर्टिकल रोटेशन हो गया, और ये वेंट्रल मतलब वेंट्रल फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई, और ये डोर्सल फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो डीएसएच जो है वो मूव करके यहाँ पे पहुँच गई। समझ लो? तो ये ऐसे हुआ आपका। फिर उसके बाद आपका क्या हो रहा है? उसके बाद आप देखो कि जो रोटेशन होने की वजह से डीएसएच आपकी यहाँ पे आ गई। मैंने बोला उसके अलावा जीबीपी ये सब भी पढ़ा हुआ होगा उसमें। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके बाद GSK3 प्रोटीन नाम की एक प्रोटीन होती है, तो वो क्या करती है, यहाँ पर बीटा कैटेनिन जो आपका अगर यहाँ पे आता है तो उसको डिग्रेड कर देती है। तो इसका मतलब ये सिर्फ डोर्सल एक्सिस में बीटा कैरोटीन को रहने देगी, बीटा कैटेनिन जो है वो सिर्फ डोर्सल एक्सिस में रहेगा। वेंट्रल एक्सिस में GSK3 जो है, GSK3 प्रोटीन जो है वो आपका डिग्रेड कर देगी बीटा कैटेनिन को। ठीक है, तो मतलब वेंट्रल एक्सिस में बचा नहीं, सिर्फ डोर्सल में बचा। तो इस टाइप की डायग्राम होगी जो हमने बनाई है अभी, है ना? तो आपका ये बचा, तो मतलब इस वाले आधा में देखो, इधर आपका कैटेनिन है, इधर आपका कैटेनिन नहीं है। तो ये आपका जो मैं आपको बता रहा था वो ऐसे हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो, फिर ये मैंने आपको बताया कि बीटा कैटेनिन जब हो जाएगा तो बीटा कैटेनिन स्टेबलाइज हो जाएगी डीएसएच के साथ, और यहाँ पर बीटा कैटेनिन डिग्रेड हो गई। तो वेंट्रल में क्या होगा आपका, टीसीएफ प्रोटीन पड़ी तो है, बट इनका ये रिप्रेस रहेंगी, क्योंकि इनको एक्टिवेट करने के लिए आपका कौन चाहिए, सियामोस प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो सियामोस प्रोटीन इसके साथ आके बाइंड हो गई, ये देखो, और फिर इसने एक्टिवेट कर दी। तो एक्टिवेट होने के बाद आपका सियामोस प्रोटीन बन गई। ये सियामोस प्रोटीन जो है ये आपका गूस्कोइड, जो आपका गूस्कोइड जीन है उसको एक्टिवेट करेगी, और गूस्कोइड जीन को एक्टिवेट करके आपका गूस्कोइड प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर हमने देखा उसमें कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये स्पीमन का एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करा, ये जो आपका ब्लास्टोपोर वाला जो एरिया है, डोर्सल ब्लास्टोपोर वाला जो है ना, डीबीएल, जिसको हमने डीबीएल बोला, तो इसने क्या करा, इस डीबीएल वाले रीजन को उठाया, यहाँ से काटा, मतलब उसका पार्ट लिया, और उसको आपका वेंट्रल साइड में लगा दिया। ये देखो, वेंट्रल साइड में इम्प्लांट कर दिया। तो बेसिकली इस वाले रीजन से, जो आपका यहाँ पर था पहले डीबीएल, ये जो रीजन था ये वैसे है, सर्कुलर बॉल में जो होल वाला फिगर है ना, ये वैसे है, और ये आपका वैसे अंदर से काट के, बॉल काट के दिखा है। तो यहाँ पर आपका डीबीएल रीजन है, यहाँ से आपका डोर्सल बेसल लिप बनेगा, और इस तरह से ऐसे मूवमेंट होगा। बट इसने जब इसको यहाँ पे लगा दिया, तो बनना तो इसको एपिडर्मिस चाहिए था, लेकिन जब जब इसने इसको यहाँ पे लगाया तो क्या देखा, इसने देखा कि ये जो रीजन था जहाँ पर इसने इसको लगाया था, वहाँ पर भी आपका एक सेकेंडरी इन्वेजिनेशन हो गया। प्राइमरी इन्वेजिनेशन तो वहाँ पे हो ही रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपका डीबीएल है वही रेस्पॉन्सिबल ना आपका आगे फर्दर जितना भी आपका, क्योंकि वही ऑर्गेनाइजर है, वहीं से आपका पूरा गटवट बनेगा, आर्केंट्रॉन वगैरह वहीं से बनेगा। लेकिन जब इसने इसको एपिडर्मिस जो बननी थी उस रीजन में भी लगा दिया, तो इसने देखा कि यहाँ से भी आपका पूरा वही प्रोसेस शुरू हो गया जो प्राइमरी इन्वेजिनेशन का। तो इसलिए इसने बोला कि जो डीबीएल है वही एक ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा है, वही एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा, इसलिए उसने उसको ऐसा बोला। समझ गए? तो इस साइड भी आपका पूरा बॉडी फॉर्मेशन शुरू हो गया, इस साइड भी आपका पूरा बॉडी फॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो फाइनली जो रिजल्ट हमें देखने को मिला, तो ऐसे दो ऑर्गेनिज्म बन गए जिनकी बैली आपस में अटैच थी। ठीक है, तो ये आपका उसने करा, किसने, स्पीमन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया हमको। समझ गए? तो ऑर्गेनाइजर का रोल बेसिकली यहाँ पे था कि जो ऑर्गेनाइजर डीबीएल रीजन से जो ऑर्गेनाइजर निकल रहे हैं वही पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो इसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बता दिया कि जब मैंने इसको यहाँ पे इम्प्लांट करा तो सेकेंडरी इन्वेजिनेशन हो गया यहाँ पे, है ना, और इस साइड भी वैसे ही ऑर्गेनिज्म बनने लगा जैसा आपका इस साइड से ऑर्गेनिज्म बन रहा था। ओके, तो भाई लिखेंगे कि स्पीमन ने क्या बोला इनको, स्पीमन रेफर्ड द डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप, जिसको हम डीबीएल बोल रहे हैं, एंड their derivatives basically notochord as the organizer। ठीक है, तो अब ये देखो आपका, ये आपका काम हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा
जो ये था क्या बोलते हैं, ये डोर्सल बेसोपोल डोर्सल ब्लास्टोपोल लिप जो था वो यहाँ पर प्रेजेंट था। तो होता क्या है कि इस रीजन की जो सेल्स हैं वेजिटल और डोर्सल, ये आपका डोर्सल भी है और वेजिटल रीजन, इस रीजन की जो सेल्स होती हैं वो इसको डीबीएल को बोलती हैं, डोर्सल ब्लास्टोपोल लिप को बोलती हैं कि तुम ऑर्गेनाइजर सिक्रीट करो। दे सेंड सिग्नल्स टू द डीबीएल फॉर ऑर्गेनाइजर फॉर्मेशन। कैसे भेजेंगे सिग्नल? बाय एक्टिवेशन ऑफ बीटा कैटनिन। ठीक है, बीटा कैटनिन जो है उसके एक्टिवेशन के बाद ये डोर्सल वेजिटल रीजन में जो, क्योंकि इस रीजन में आपका बीटा कैटनिन पड़ी हुई है, तो ये क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे डीबीएल को कि अब तुम ऑर्गेनाइजर सिक्रीट करो। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजर यहाँ पे सिक्रीट होगा, ऑर्गेनाइजर सिक्रीशन। ठीक है, इन डोर्सल एक्सिस। अब डोर्सल एक्सिस में जब ऑर्गेनाइजर सिक्रीट होगा तो ये बेसिकली दो चीज़ें सिक्रीट करता है। जो ऑर्गेनाइजर है ये फर्दर दो चीज़ें सिक्रीट करेगा। इट रिलीजेस, या दो मैं नाम लिख देता हूँ, बीएमपी इनहिबिटर और एक ये सिक्रीट करता है WNT इनहिबिटर। ठीक है, बीएमपी इनहिबिटर का नाम अगर आपको लिखना है तो कॉर्डिन लिख लो एक। ठीक है, वैसे WNT इनहिबिटर का नाम अगर लिखना है तो सेरिब्रस लिख लो, सेरब्रस। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बीएमपी इनहिबिटर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। तो अब जितना आपका ये जो ये है आपका, इसमें BMP 4 प्रोटीन पड़ी हुई है। ठीक है, BMP 4 प्रोटीन पूरे में पड़ी हुई है, समझ गए? तो BMP 4 प्रोटीन पड़ी हुई है, तो ये BMP 4 प्रोटीन बेसिकली इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। क्या बनाती है ये? एपिडर्मिस बनाती है। तो अब क्या होगा कि BMP इनहिबिटर आपका डोर्सल साइड में सिक्रीट हो गए, तो डोर्सल साइड में सिक्रीट हो गए तो ये इनहिबिटर इनहिबिट कर देंगे BMP 4 का फंक्शन डोर्सल साइड में। सो दे इनहिबिट द BMP 4 प्रोटीन इन डोर्सल साइड। और जब यहाँ पे इनहिबिट कर देंगे तो BMP विल एक्सप्रेस इन, आप यहाँ पे लिख लो, BMP 4 विल एक्सप्रेस इन वेंट्रल साइड। ठीक है, तो जब इसने इनहिबिट कर दिया इसको डोर्सल साइड में, तो इनके इनहिबिशन से क्या होगा, इनके इनहिबिशन से आपका जो ये आपका हुआ इनहिबिशन, इसकी वजह से आपका नोटोकोड फॉर्मेशन होगा, नोटोकोड फॉर्मेशन इन डोर्सल साइड। और जब BMP आपका वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस हो जाएगा तो वेंट्रल साइड में आपका एपिडर्मिस बनेगा। ये कहाँ पे हो रहा है? ये जो आपके आउटर मोस्ट लेयर है ना, एक्टोडम। तो बेसिकली एक्टोडम की अगर मैं बात करूँ तो एक्टोडम जब वेंट्रल साइड में होगी तो क्या होगा, डोर्सल साइड में होगी तो क्या होगा, तो वेंट्रल साइड में जब वो होगी तो वेंट्रल साइड में एक्टोडम विल कन्वर्ट इनटू एपिडर्मिस। एक्टोडम विल कन्वर्ट इनटू, मतलब एक्टोडम विल फॉर्म द एपिडर्मिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ BMP 4 प्रोटीन। बट इन द डोर्सल साइड देर इज नो BMP 4 प्रोटीन, दैट्स वाई इन डोर्सल साइड द एक्टोडम विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकोड। तो यहाँ पर ये नोटोकोड बनाने में हेल्प करेगी। समझ गए इतना? वेरी गुड। और एक चीज़ और कि जब ये सिग्नल भेज रहे थे तो ये जो डोर्सल वेजिटल रीजन है ना, सिग्नल जिसको भेजते हैं, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंड्यूसिंग एरिया होता है इस DBL के पास, तो उस एरिया को हम बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं डोर्सल मीजोडम इंड्यूसिंग सेंटर। डोर्सल मीजोडम इंड्यूसिंग सेंटर, या इसका एक नाम है न्यूकोप सेंटर। ठीक है, तो ये जो डोर्सल वेजिटल, अब मैं एक बार दोबारा से इसको समराइज कर देता हूँ कि स्पीमन ने क्या बोला, जो DBL है डोर्सल ब्लास्टोपोल लिप है, उसको इसने क्या बोला, और ये ऑर्गेनाइजर हैं, ये आपका डोर्सल एक्सिस बनाने में हेल्प करेंगे। तो हुआ क्या कि इस रीजन में जो DBL है उसका नाम जो बेसिकली क्या नाम है उनका, डोर्सल मीजोडम इंड्यूसिंग सेंटर, जिसको हम निकोफ सेंटर भी बोलते हैं। तो इनको सिग्नल दिया जाएगा डोर्सल वेजिटल सेल्स के द्वारा कि भाई अब तुम ऑर्गेनाइजर सिक्रीट करो। ठीक है, तो अभी ऑर्गेनाइजर सिक्रीट करेंगे, और ये सिग्नल क्यों देंगे, क्योंकि इनके पास बीटा कैटेनिन है और उसका एक्टिवेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि रोटेशन की वजह से DSH यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो उनका एक्टिवेशन होने की वजह से इन्होंने सिग्नल दिया इस रीजन को कि ऑर्गेनाइजर सिक्रीट करो, तो इन्होंने ऑर्गेनाइजर सिक्रीट कर दिया। तो ऑर्गेनाइजर आपका सिर्फ डोर्सल एक्सिस में सिक्रीट होगा क्योंकि ये यहीं पर है। तो इसमें दो तरह का सिक्रीशन होगा कि BMP इनहिबिटर और एक आपका WNT इनहिबिटर। क्योंकि BMP प्रोटीन पूरी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो BMP प्रोटीन पड़ी हुई है, तो ये BMP प्रोटीन जो है डोर्सल साइड में इनहिबिट कर देगी BMP 4 के फंक्शन को। और अगर डोर्सल साइड में BMP 4 का फंक्शन इनहिबिट हुआ
तो आपका ये BMP4 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, ये एपिडर्मिस फॉर्म कराती है एक्टोडर्म के साथ मिलके। तो एक्टोडर्म जो है उसको डोर्सल साइड में एपिडर्मिस वो BMP4 मिला नहीं, तो इसकी वजह से आपका नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसको एंटीरियर साइड में वेंट्रल साइड में उसको BMP4 मिल गया, तो यहाँ पर उसका एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया इतना? वेरी गुड। तो दिस BMP विल एक्सप्रेस इन वेंट्रल साइड, BMP4 जो है वो वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस होगा, क्योंकि डोर्सल में तो इसको इनिबिट कर दिया गया इनिबिटर से द्वारा। तो ये आपका और नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा डोर्सल साइड में। समझ गए? वेरी गुड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अब देखो यहाँ पर ये डोर्सल वाला रीजन है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं। ये देखो, ये आपका डोर्सल वाला रीजन है। तो यहाँ पर आपका जो मैंने आपको ऐसे एक्सिस बना के बताया था कि इस वाले रीजन में जो वेजिटल और जो आपकी वाली सेल है, डोर्सल और वेजिटल सेल जो है वो इस रीजन को सिग्नल देंगी। एक मिनट में डालूँ। हाँ, तो यहाँ पर सिग्नल दिया, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल्स बने। तो ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था दो तरह के बनेंगे। एक तो मैंने आपको बताया था कि BMP इनिबिटर बनेंगे, और एक आपको मैंने बताया था WNT इनिबिटर बनेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके देख रहे हो कोर्डिन, नोगिन, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके BMP इनिबिटर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर BMP इनिबिटर यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए, तो इस रीजन में तो मतलब इस वाले रीजन में तो BMP है नहीं। तो अगर इस वाले रीजन में BMP नहीं है, तो यहाँ पर आपका न्यूरल एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा। ये देखो, यहाँ पे न्यूरल एक्टोडर्म बनने लग गई। अगर यहाँ पर BMP4 प्रोटीन होती तो वो आपका एपिडर्मिस बनाने में हेल्प करती, बट यहाँ पर तो इनिबिटर सीक्रेट हो गए, तो इन्होंने नहीं करने दिया उसको। समझ गए? अब इस वाले रीजन में देखो, वेंट्रल वाले में यहाँ पर BMP प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज एपिडर्मल एक्टोडर्म, यहाँ से ऐसे बनने लग जाएगा। क्लियर हो गया है? वेरी गुड। एक ये देखो, इसमें देखो ये आपका वही है जो हमारा मतलब यहाँ से तो वो जो योग प्लग है आपका, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो ये तो वो रीजन मतलब बॉल है, बॉल में छोटा सा सर्कल, तो ये तो हो गया। अब जब हमने इसको काटा, बीच में से स्लाइस किया, तो आप देखो ये आपको दिख रहा है डोर्सल ब्लास्टोपोड लिप, तो यहीं पर इसको सिग्नल आया प्रोड्यूस करने का, तो यहीं से ऑर्गेनाइजर सिक्रेट होंगे। ऑर्गेनाइजर सिक्रेट होते हुए आपके जैसे मैंने आपको बताया BMP4 इनिबिटर और WNT इनिबिटर वो सब होंगे। तो देखो BMP इनिबिटर में आपका कोर्डिन, नोगिन ये लिखा हुआ है, WNT इनिबिटर में देखो आपका डिकॉफ, सेरिब्रस ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस वाले रीजन में, पोस्टीरियर वाला रीजन, ये आपका डोर्सल वाला रीजन है, इस वाले रीजन में तो आपका नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आई होप अब सब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बस यही बताना था आपको। चलो, तो इस तरह से हमने एक्सिस फॉर्मेशन देख लिया आपका, और ऑर्गेनाइज़र का जो रोल था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये एग्ज़ाम में आपका पूछ लिया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में करा। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया, मज़ा आया, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर और कुछ आपको जानना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगा। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, बाय।